हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। ये अधिनियम बेहद महत्वपूर्ण है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पुलिस सबसे ज़्यादा आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करती है, और वो भी 60 लीटर शराब की कार्रवाई अक्सर देखने में आती हैं। आखिर ये क्या भला है कि कोई भी व्यक्ति 60 लीटर शराब के साथ ही क्यों पकड़ा जाता है? इससे कम क्यों नहीं मात्रा दिखाई जाती? क्या ऐसे कोई प्रावधान है? साथ में ही यदि कोई शराब का परिवहन करता है, कोई शराब का निर्माण करता है या शराब उसके कब्जे में पाई जाती है, तो कितना दंड का प्रावधान है और कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? क्या कोई जहरीली शराब भी होती है, इसके संबंध में भी क्या कोई प्रावधान है? कितने वर्ष के व्यक्ति को शराब बेची जा सकती है? क्या महिलाओं को दुकान पे करवाया जा सकता है? इन सब के बारे में आज हम कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल लीगल लेंस पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। महत्वपूर्ण जानकारी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आबकारी अधिनियम 1915 है। मध्य प्रदेश 1956 में बना है, तो ये मध्य प्रदेश के बनने से पहले का अधिनियम है। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश का क्रमिक विकास हुआ है, उसी तरह से ये आबकारी अधिनियम का भी क्रमिक विकास हुआ है। पहले बरार क्षेत्र जो मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, इसी तरह से मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम है, तो वो भी अलग अलग नामों से जाना रहा है। लेकिन 1 जनवरी 1959 से ये अधिनियम संपूर्ण मध्य प्रदेश पर लागू है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कोई भी छात्र ये भ्रमित ना हो क्या इसका संक्षिप्त नाम क्या है, तो इसका संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 है। तो याद रखिए, ये क्वेश्चन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और इसके नाम की दृष्टि से भी। अब बात करते हैं कि इसमें परिभाषाएं कौन सी महत्वपूर्ण है। तो जहां तक हमारा तजुर्बा कहता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो इसको गवर्न करता है मदरा। तो मादक मदरा से क्या अभिप्रेत है? तो मदरा में अलग से कोई डेफिनेशन न देते हुए उन्होंने ये बताया है कि मदरा में क्या शामिल है। तो मदरा में कोई भी स्प्रिट, वाइन, शराब, ताड़ी, बियर या अन्य कोई तरल पदार्थ शामिल है जिसमें अल्कोहल मिलाया गया है, तो ये मदरा है। इसी में ये परिभाषा खंड 213 में मदरा की परिभाषा दी गई है। मादक औषधि भी इसमें महत्वपूर्ण है। मादक औषधि को 212 में परिभाषित किया गया है। मादक औषधि से तात्पर्य है भांग के पौधे की पत्तियां और उसके जो फूलों वाला सिरा है वो इसमें शामिल है। इनके अलावा या उनका कोई मिश्रण है तो वो इसमें शामिल है और आबकारी एक्ट के तहत वो गवर्न होता है। भांग के अलावा दूसरा कोई भी अगर मादक पदार्थ है तो वो एनडीपीएस एक्ट से गवर्न होगा, इतना ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं आबकारी अधिनियम के अध्याय 7 की, जिसमें अपराध और शास्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। सबसे पहले आती है धारा 34। धारा 34 कहती है कि विधि विरुद्ध विनिर्माण, कब्जा, परिवहन और विक्रय आदि पर पेनल्टी। तो कोई भी व्यक्ति जो मादक द्रव्य का विनिर्माण, परिवहन, विक्रय, कब्जा रखता है तो उसके विरुद्ध दंडित किया जाता है। कोई भांग की खेती करता है अथवा कोई बिना लाइसेंस के मादक द्रव्य का विक्रय करता है, मदिरा का विक्रय करता है, तो उसके खिलाफ 34 एक के तहत कार्रवाई की जाएगी। और इसमें जो दंड का प्रावधान किया गया है वो 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना जो 500 रुपये से कम नहीं होगा, 5000 रुपये तक का हो सकेगा। और यही काम विधि विरुद्ध विनिर्माण, विक्रय, परिवहन और कब्जा आदि या भांग की खेती करना, इन सब की मात्रा यदि 50 बल्क लीटर से अधिक हो जाती है तो दंड का प्रावधान बढ़ जाता है और उसके खिलाफ 34(2) के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहां पर कारावास 1 वर्ष से कम नहीं होगा, जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा। इसके अलावा जुर्माना देना होगा जो 25,000 रुपये से कम नहीं होगा, 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा। द्वितीय और पश्चातवर्ती यदि कोई व्यक्ति ये 34(2) के तहत दंडित किया जाता है या 34(1) के तहत दंडित किया जाता है तो उस पर
शास्ति और कारावास का प्रावधान और अधिक किया गया है। अब आते हैं हम 49A। 49A भी इस अधिनियम की काफी महत्वपूर्ण धारा है। आप अक्सर सुनते हैं जहरीली शराब, तो जहरीली शराब असल में अधिनियम में कहीं परिभाषित नहीं की गई है, लेकिन उसको यहाँ पर है कि मानव के लिए अनुपयुक्त। शराब का सेवन मानव करता है, लेकिन यदि उसमें उस तरीके की स्प्रिट मिला दी जाए या कोई केमिकल या वार्निश मिला दी जाए जिससे वो मानव के लिए अनुपयुक्त हो जाए, एक तो वो पीने योग्य न रहे, दूसरा इससे यदि मानव को क्षति होती है या मानव की मृत्यु होती है तो ये 49A के तहत कार्रवाई की जाती है। और 49A काफी कठोर प्रावधान है इस आबकारी अधिनियम के, और ये 2021 में और ज्यादा इसमें कठोर प्रावधान कर दिए गए हैं। आपने सुना होगा जनवरी 2021 में मुरैना में जहरीली शराब के सेवन से 24 लोगों की मौत हो गई थी। उस घटना के बाद मध्य प्रदेश में आबकारी अधिनियम में यह प्रावधान किया गया और इस अधिनियम में पहली बार मृत्यु दंड तक के प्रावधान को जोड़ा गया है। तो 49A इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि इसमें दंड की मात्रा अधिक है। तो इसमें 3 भागों में इसको परिभाषित किया है और दंड की मात्रा निर्धारित की गई है। सबसे पहले यदि वो शराब मानव के लिए अनुपयुक्त है तो उसका दंड अलग है। यदि उसके सेवन से मानव को कोई क्षति होती है तो उसका दंड अलग है। और यदि उस शराब के सेवन से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका दंड का प्रावधान अलग किया गया है। आइए हम देखते हैं कौन सी प्रावधान में कितना सजा का अनुपयुक्त है। तो उसमें 6 माह से कम नहीं होगी सजा, जो 6 साल तक की हो सकती है। इसी तरीके से यदि व्यक्ति को कोई क्षति कारित होती है उसके पीने से तो उसमें सजा मिनिमम 2 साल और अधिकतम 8 साल तक की सजा दी जा सकती है। यदि किसी मनुष्य को उससे मृत्यु हो जाती है पीने से तो उसमें 10 वर्ष कम से कम दंड है और आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। यदि कोई इसी धारा के तहत फिर से दंडित किया जाता है तो इसमें मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया है। और खास बात यह है कि इसमें जुर्माना काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया। अब बात करते हैं हम जमानत संबंधी प्रावधानों के बारे में। तो इस अधिनियम की जो धारा है 59 का, ये जमानत के बारे में उपबंध करती है। यदि किसी व्यक्ति पर ये अभियोग है कि उसने 34(2) उससे जो जब्त मात्रा है वो 34(2) के तहत है या 49A के तहत उस पर आरोप है तो उसको अग्रिम जमानत का लाभ नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, जिस पर 25 बल्क लीटर से ज्यादा मादक मदिरा जब्त की गई है उसको भी अग्रिम जमानत का लाभ नहीं मिलेगा। ये धारा अग्रिम जमानत पर रोक लगाती है। साथ में ही इस धारा का एक दूसरा खंड है जो व्यक्ति के जुडिशियल कस्टडी की बात करता है कि उसको कितने दिन तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है। तो 34(2) या जो 49A के तहत जिस पे आरोप नहीं है तो उसको 60 दिन, और जिस पर 49A का आरोप है तो उस पर 120 दिन तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है। अन्वेषण के दौरान उसको 60 दिन और 120 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है। ये प्रावधान करता है। और इसके जो प्रावधान है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो प्रावधान दिए गए हैं उसके अतिरिक्त हैं। तो ये कुछ धाराएं आबकारी अधिनियम की काफी महत्वपूर्ण थी और ये चर्चाओं में रहती हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो एडीपीओ की तैयारी कर रहा है इन धाराओं पर विशेष फोकस कीजिए। साथ में ही ये पुलिस और अन्य जो चाहे वो वकालत कर रहे हो या कोई भी, इन धाराओं से उनको जूझना होता है। तो इसी तरह से और भी रोचक जानकारी के लिए और महत्वपूर्ण कानूनों के प्रावधानों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।